हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज रंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज में जो हम लोग ने ज्वर रोग स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीडियोस के बारे में। अभी तक हम लोग ने ज्वर रोग में 4 वीडियोस देख लिए जिसमें हम लोग ने ज्वर के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखा, दोषानुसार ज्वर के प्रकार देखा, विषम ज्वर के बारे में देखा और आगंतुक ज्वर के बारे में देखा। अब इसके अलावा जो भी ज्वर के अतिरिक्त प्रकार बताए गए हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देंगे ज्वर के अन्य प्रकार में धातुगत ज्वर के बारे में। धातुगत ज्वर में बेसिकली इसमें क्या लिखना रहेगा कि जब दो हमारे दोष हैं जो कि विकृत दोष हैं, जब धातुओं में जाकर प्रवृत्त होते हैं, धातुओं में जाकर स्थान संश्रय करके उसके बाद जो लक्षण उत्पन्न करते हैं, ज्वर उत्पन्न करते हैं, संताप उत्पन्न करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? धातुगत ज्वर कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रसगत, मतलब कि जब दोष रस में अधिष्ठान करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ज्वर जो रहेगा रसगत ज्वर रहेगा तो उस समय शरीर में गुरुता देखने को मिलेगी, शरीर में दीनता देखने को मिलेगी, उद्वेग रहेगा शरीर में अंग शाद होगा, मतलब शरीर में थकावट देखने को मिलेगा, छर्दी, अरुचि और बाह्य संताप, मतलब बाहर से भी शरीर में क्या देखने को मिलेगा? संताप, उष्मा की वृद्धि देखने को मिलेगी, शरीर में पीड़ा देखने को मिलेगी और अत्यधिक जुरुम्भा रहेगी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रसगत ज्वर है उसमें हमें जुम्भा ये लक्षण मेन देखने को मिलता है, जो कि हमें वातज ज्वर में भी देखने को मिलता है। वहीं पर रक्तगत की बात करें तो रक्तगत में उष्णता युक्त आरक्त वर्णित पीटिका देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर यही ज्वर रक्त में संश्रित हो रहा है, स्थान संश्रित कर रहा है, तो हमें शरीर पे क्या देखने को मिलेगी? रक्त वर्ण की पीटिका, मतलब कि पैचेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे दाह रहेगा पूरे शरीर में, तृष्णा की अधिकता देखने को मिलेगी, बार बार सरक्त स्ठीवन देखने को मिलेगा, मतलब कि फूक जो रहेगा वो कैसा रहेगा? रक्त के साथ देखने को मिल सकता है। प्रलाप होता है, मद हो सकता है, मुंह हो सकता है और विभ्रमता, ये सारी कंडीशन हमें रक्तगत ज्वर में देखने को मिलता है। वहीं पे मांसगत ज्वर की बात करें तो यहाँ पे अंतर्दाह रहेगा, तृष्णा रहेगी, मोह रहेगा, ग्लानि होगा, मतलब शरीर में थकावट रहेगी, बिना कुछ कार्य किए ही शरीर में थकावट बनी रहेगी, शरीर में दुर्गंधता रहेगी, गात्र विक्षेपण देखने को मिलेगा, पिंडिकोद्वेष्टन, मतलब जो फेमर एरिया है या फिर जो हमारा पैर है वहां पे क्या होगा? द्वेष्टन, तोड़ने जैसी पीड़ा देखने को मिलेगी, बहुमूत्रता, बार बार मूत्र प्रवृत्ति होगी और साथ ही साथ अतिसार, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे मेदोगत की बात करें तो मेदोगत में हमें स्वेदाधिक्य देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्वेद का स्राव होता है। बेसिकली क्या होना चाहिए? ज्वर में हमें क्या देखने को मिलता है? लक्षण की स्वेद का अवरोध होता है, लेकिन मेदोगत ज्वर में हमें स्वेदाधिक्य ये लक्षण देखने को मिलता है। वहीं पे तृष्णा, प्रलाप, छर्दी, ग्लानि, अरुचि, असहिष्णुता और दुर्गंध जो कि अन्य ज्वर में देखने को मिलता है, वैसे सेम लक्षण यहाँ पे देखने को। वहीं पे अस्थिगत जो ज्वर होता है उसमें हमें अतिसार एवं छर्दी ये मेन देखने को मिलता है, अस्थि भेदवत वेदना देखने को मिलेगी, कंठ कुंजन रहेगा, गात्र विक्षेपण रहेगा और श्वासाधिक्य, ये मेन लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे मज्जागत जो ज्वर है उसमें हमें हिक्का, महाश्वास, कास, छर्दी, तम प्रवेश, मर्म छेदनवत पीड़ना और साथ ही साथ बाह्यत शैत्य और अंतरदाह, मतलब कि बाहर क्या लगेगा? ठंडी लगेगी और अंदर से दाह, ऐसी अनुभूति होती है, तो उसे हम लोग मज्जागत ज्वर का लक्षण बोल सकते हैं। शुक्रगत की बात करें तो शिश्नेंद्रिय स्तब्धता, मतलब कि जो शिश्न है, मेड है, पेनाइल एरिया है, वहां पे स्तब्धता देखने को मिलेगी, शुक्र स्राव होगा, शुक्र धातु का नाश देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा क्रॉनिसिटी होने की कंडीशन में यहाँ पे वृत्ति, ये भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए धातुगत ज्वर में विभिन्न प्रकार के लक्षण के बारे में। वहीं पे धातुगत ज्वर की साध्य साध्यता की अगर हम लोग बात करें तो बोला गया है कि जो रक्त आश्रित साध्य होते हैं मांस मेदोगत, यह मतलब कि रस, रक्त, मांस और मेदोगत जो ज्वर होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? साध्य होते हैं। अस्थि मज्जागत कृक्ष, मतलब कि जो अस्थि और मज्जागत में होते हैं वो कष्ट साध्य या फिर क्रुच्छ साध्य ज्वर कहलाते हैं। वहीं पे शुक्रस्तु न सिद्ध्यते, मतलब कि शुक्रगत ज्वर जो होता है वो असाध्य माना गया है। तो ये हो गया हमारे धातुगत ज्वर के बारे में। अब हम लोग ने ज्वर के जो दो प्रकार देखे थे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिष्ठान भेद से हम लोग ने 2 भेद देखे थे, शारीरिक और मानसिक ज्वर। तो बोला गया कि शारीरो जायते पूर्वम देहे मनसी मानसः वैचित्य अर्ति ग्लानि ही मनस संताप लक्षणम। ठीक है, तो क्या बोला गया है? मनोह ताप लक्षणम में बोला गया है शारीरिक ज्वर में प्रथम शरीर में और मानसिक ज्वर में प्रथम मन में ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है,
क्या होता है कि जो शारीरिक ज्वर है उसमें पहले क्या होगा, ज्वर जो रहेगा शरीर में उत्पन्न होगा, वहीं पे मानसिक ज्वर में ज्वर जो होगा मानस में, मन में उत्पन्न होगा, उसके बाद पूर्ण शरीर में फैलता है। इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, वैचित्र्य मतलब कि कोई भी चिंतन करने योग्य नहीं रहता, अरती रहेगी, बेचैनी रहती है, ग्लानि रहता है, शरीर में थकावट रहेगी, मन संताप रहेगा, मन में ताप मतलब पूरे शरीर में ताप देखने को मिलेगा। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द शारीरिक और मानसिक। वहीं पे सौम्य और आग्नेय की बात करेंगे तो स्वर और आग्नेय बेसिकली दोषों के भेदानुसार हैं। तो अगर वात और पित्त दोष एक साथ है तो ऐसी कंडीशन में जो ज्वर हो उत्पन्न होगा उसको उष्ण या फिर आग्नेय ज्वर कहेंगे। और वहीं पे कफ और वात दोष के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको शीत या फिर सौम्य ज्वर कहेंगे। अब बेसिकली वायु जो है योग वायु होने के कारण कफ के साथ शीत एवं पित्त के साथ दाहयुक्त तीक्ष्ण की उत्पत्ति करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरा अंतराश्रित और बहिराश्रित, इसी को अंतर्वेगी और बहिर्वेगी के अंतर्गत माना गया है। तो बेसिकली बोला गया है कि मल मूत्र का अवरोध और कोष्ठ में संताप एवं क्षोभ उत्पन्न होना, ये लक्षण अंतराश्रित ज्वर में उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब कि अंतराश्रित मतलब कि शरीर के अंदर लक्षण रहेंगे इसमें। तो क्या रहेगा, मल मूत्र का अवरोध रहेगा, कोष्ठ में संताप रहेगा, क्षोभ उत्पन्न होगा, ये सभी लक्षण कब रहेंगे, जब अंतराश्रित हो। वहीं पे बाह्य आश्रित ज्वर में बाह्य त्वचा स्थान में सिर्फ संताप उत्पन्न होने के कारण बाह्य आश्रित जो ज्वर होते हैं सुख साध्य होते हैं। मतलब कि बाह्य आश्रित ज्वर में अंदर कोई लक्षण नहीं होगा, ना तो मल मूत्र का अवरोध रहेगा, ना तो कोष्ठ में संताप रहेगा, ना क्षोभ होगा। बस क्या लक्षण मिलेगा कि जो त्वचा है वहां पे उष्मा बढ़ा रहेगा, वहां पे संताप बढ़ा रहेगा। इसी कारण से जो बाह्य आश्रित ज्वर होता है वो सुख साध्य या फिर इजिली ट्रीटेबल माना गया है। अब वहीं पे अंतर जो वेगी ज्वर है उसमें क्या बोला गया है कि अंतरदाह रहेगा, अधिक तृष्णा रहेगी, प्रलाप करेगा व्यक्ति और श्वसन रहेगा, बार बार श्वास की गति बढ़ेगी और भ्रम, ये लक्षण मिलेंगे। साथ ही साथ संध्य अस्थि शूलम अस्वेदो, संधि और अस्थि में शूल रहेगा और स्वेद नहीं प्रवृत्त होगा, ठीक है, स्वेद की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। बोला क्या गया है, अस्वेदो दोषा अवशेषो निग्रह, मतलब कि दोषों का अवशेषण होने पे उसको निग्रह करना चाहिए इस कंडीशन में। और अंतर्वेगस्य लिंगानी ज्वरस्य ज्वरहत्या तानी लक्षित, मतलब कि क्या बोला गया है कि अंतर्वेग के जो लक्षण रहेंगे ऐसे कंडीशन में हमें जो लक्षण दिखेंगे वो अंतर्वेगी दिखेंगे, मतलब कि अंदर के लक्षण दिखेंगे। क्या क्या लक्षण रहेंगे अंतर्वेगी ज्वर में, दाह रहेगा, तृष्णा रहेगी, प्रलाप रहेगा, श्वसन रहेगा, भ्रम रहेगा, संध्या अस्थि में शूल रहेगा और अस्वेद। और ऐसी कंडीशन में जब लगे कि दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उनका क्या करना चाहिए, निग्रह करना चाहिए, मतलब वमन विरेचन कराना चाहिए। वहीं पे बहिर्वेगी ज्वर की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, संताप या अधिको बाह्य तृष्णाग्नि मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्व में बचे। मतलब क्या बोला गया है कि संताप रहेगा, सबसे ज्यादा तो क्या रहेगा कि बाहर त्वचा में संताप देखने को मिलेंगे और शरीर में तृष्णा रहेगा और मार्दवता देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सभी लक्षण बाह्य होने के कारण ये सुख साध्य होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार कंपैरिजन। तो अभ्यंतर में दाह रहेगा, इसमें बाह्यतः दाह रहता है, तृष्णा, संधि, अस्थिशूल, अस्वेद, प्रलाप, श्वास, भ्रम, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। वहीं पे अंतर्वेगी जो ज्वर है उनके अन्य तृष्णादि लक्षणों का अभाव होता है, ठीक है, इनमें तृष्णादि लक्षण देखने को नहीं मिलते। ये सुख साध्य होता है, ये कष्ट साध्य या फिर असाध्य हो सकता है। और इसमें दोष मल मूत्र का भी अवरोध देखने को मिलता है जो कि बहिर्वेगी ज्वर में नहीं होते। इसके बाद कौन से काल में हो रहा है, काल के अनुसार बेसिकली हम लोगों ने दो प्रकार देखे थे, प्राकृत और वैकृत ज्वर। तो बोला गया है कि वर्षा शरद तेसु वाताद्य है प्राकृत क्रमात् विकृत अन्य दुख साध्य प्राकृतश्च अनिलोद्भवम्, ठीक है। तो बोला गया है कि वर्षा शरद वसंत आदि में जो उत्पन्न होने वाला वात पित्त और कफ जो ज्वर है, मतलब कि वर्षा में वात ज्वर, शरद में पित्त ज्वर और वसंत में कफ ज्वर बेसिकली क्या होते हैं, प्राकृत माने गए हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया कि शरद ऋतु में जो पित्त प्रकोप के कारण होने वाला पित्त ज्वर है, वसंत ऋतु में होने वाला कफ ज्वर है, और जो वर्षा ऋतु में दोष से होने वाला वात ज्वर है, इनमें पित्त ज्वर कफ ज्वर को प्राकृत ज्वर कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लक्षण और दोष एक साथ होते हैं तो उनको ट्रीटेबल होते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु जो कि अपने ऋतु में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैकृत ज्वर कहते हैं। मतलब कि वर्षा ऋतु वात का ही काल है, लेकिन फिर भी वर्षा ऋतु में होने वाले जो वात ज्वर है उसको हम लोग वैकृत ज्वर कहते हैं। वहीं पे शरद ऋतु में होने वाला पित्त ज्वर और वसंत ऋतु में होने वाला कफ ज्वर को हम लोग प्राकृत ज्वर कहते हैं। वहीं पे वैकृत ज्वर होता क्या है, तो जो ज्वर अपने
ऋतु में ना होकर किसी अन्य ऋतु में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैकृत ज्वर कहते हैं। और ये जो ज्वर होता है वो क्या होता है, कृच्छसाध्य होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि स्वाभाविक काल में उत्पन्न होने वाला वातज ज्वर भी प्राय कृच्छसाध्य होता है तथा साथ ही साथ ऋतु से भिन्न ऋतु में उत्पन्न होने वाला कफज एवं पैतृक ज्वर वैकृत कहलाता है। मतलब कि शरद ऋतु में न होके किसी अन्य ऋतु में पित्त ज्वर हो रहा है और वसंत ऋतु में न होकर किसी अन्य ऋतु में कफज ज्वर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो ज्वर वैकृत कहलाता है। वहीं पे वातज जो ज्वर है वो किसी भी ऋतु में हो वो क्या कहलाएगा, वैकृत ज्वर ही कहलाएगा, क्योंकि वो किसी भी ऋतु में हो वो हमेशा कैसा रहता है, कृच्छसाध्य ही होता है। अब ज्वर की साम एवं निराम अवस्था के अनुसार 3 प्रकार हम लोग ने देखे थे। एक आमद ज्वर देखा था, दूसरा पश्चिमान ज्वर देखा था, तीसरा निराम ज्वर देखा था। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आमद ज्वर। आमद ज्वर नाम से ही पता चल रहा है कि जब ज्वर के साथ आम की कंडीशन हो, मतलब कि साम कंडीशन हो, सामता हो, तो उस समय ज्वर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आम है, मतलब कि जो अपाचित अन्न है वो देखने को मिल रहा है। तो अपाचित अन्न है मतलब कि पचन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे अरुचि देखने को मिलेगा, अविपाक देखने को मिलेगा, मतलब कि खाने की इच्छा नहीं होगी, जो खाया हुआ भोजन है उसका पाचन सही से नहीं होगा। गुरुत्वम उदरस्य च, मतलब कि उदर प्रदेश में गुरुता देखने को मिलेगी। हृदय से अशुद्धि, तंद्रा च आलस्यम एवच, मतलब कि हृदय की अशुद्धि लगेगी, हृदय प्रदेश में वेदना देखने को मिल सकती। तंद्रा रहेगी मतलब पूरे शरीर में थकावट बनी रहेगी और आलस्य रहेगा पूरे शरीर में। ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम लाला प्रशेक रुल्लाशो क्षुर्ण अशो विरसम मुखम, मतलब कि लाला प्रशेक होगा, बार बार मुख से स्राव निकलेगा, रुल्लास होगा, साथ ही साथ विरसम मुखम, मतलब कि मुख में कोई भी रस की उत्पत्ति देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी चीज का जो टेस्ट होता है वो पता नहीं चलेगा। स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता, मतलब पूरे शरीर में स्तब्धता रहेगी, सुप्तत्व रहेगा, मतलब कि किसी भी प्रकार का स्पर्श का उतने अच्छे से ज्ञान नहीं होगा और पूरे शरीर में ये सारे लक्षण तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ बहुमूत्रता ये भी लक्षण देखने को मिलेगी। न बीड़ जीर्णाम च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षण, मतलब कि बीड़ जो रहेगा, मतलब जो पुरुष रहेगा वो सही से पचित नहीं रहेगा, जीर्ण नहीं रहेगा, और जो पुरुष निकलेगा, जो पुरुष का प्रवर्तन होगा वो कैसा रहेगा, अजीर्ण रहेगा। अजीर्ण मतलब कि आम के साथ संयुक्त रहेगा, तो उसमें आम गंध देखने को मिलेगा। तो यही सब लक्षण यहाँ पे रहेगा कि जैसे कि क्षुधा मांद रहेगी, अरुचि अविपाक देखने को मिलेगा, उदर में और हृदय में गौरवता रहेगी, अशुद्धि रहेगी, तंद्रा आलस्य ग्लानि उत्पन्न होगी। साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि आमद ज्वर अविसर्गी एवं बलवान होता है। साथ ही साथ बोला गया कि दोषों की प्रवृत्ति नहीं होती और शाखागत दोष जो होते हैं कोष्ठ में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि वहां पे आम के कारण अवरोध हो चुका रहता है। साथ ही साथ आम संचिति के कारण गात्र स्तब्ध एवं सुक्ति उत्पन्न होती है, बहुमूत्रता रहेगी और आमद ज्वर में उपद्रव एवं लक्षणों में तीव्रता अधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रकार इसमें आता है उसमें पच्यमान ज्वर। पच्यमान ज्वर मतलब जब जो अन्न है वो पाचित हो रहा हो उस, या फिर जो ज्वर है वो अपने मध्यम काल में हो, तो ऐसे कंडीशनों को पच्यमान ज्वर कहते हैं। तो बोला गया कि ज्वर वेगो अधिकम तुष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्ति ही उत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम, मतलब कि ज्वर के जो वेग है इसमें अधिक रहते हैं, क्योंकि ये क्या पच्यमान अवस्था है, इसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ज्वर का वेग या ज्वर में होने वाला संताप जो होता है उसमें ज्यादा रहता है। इसमें तृष्णा बार बार लगती है, बार बार व्यक्ति पित्त प्रकोप के कारण प्रलाप करते रहता है, सांस की गति बढ़ जाती है और शरीर में भ्रम देखने को मिलता है। साथ ही साथ मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता, उत्क्लेश होता है शरीर में, और पच्यमान अवस्था में ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद बोला गया है निराम ज्वर। निराम ज्वर में क्या बोला गया है कि क्षुब्ध क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष अप्रवृत्त दष्टा हो निराम ज्वरस्य लक्षण, मतलब कि इसमें बहुभुच्छा रहेगी, मतलब कि क्षुधा बोध होने के कारण अन्न सेवन करने की इच्छा उत्पन्न। निराम ज्वर में क्या हो गया कि जो आम है वो पाचित हो चुका है, अब आम की कंडीशन नहीं है। अब आम की कंडीशन नहीं है तो आपको जठराग्नि अपने प्रवृत्त अवस्था में रहेगी, और साथ ही साथ आम न होने के कारण छूत रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, छूत, मतलब कि भूख लगेगी। ठीक है, उसके बाद क्षमता रहेगी, लघुत्व रहेगी। लघुत्व मतलब कि पूरे शरीर में लाघवता आ जाएगी, शरीर हल्का लगेगा। उसके बाद गात्रा नाम ज्वर मार्दवम, ठीक है, शरीर में क्या रहेगी, मार्दवता देखने को मिलेगी।
और सामता नष्ट होने के कारण जो बढ़े हुए दोष है वो कहाँ पे आ जाएंगे, कोष्ठ में आ जाएंगे। आम के कंडीशन में क्या हो रहे थे कि जो दोष है वो शाखा से कोष्ठ में नहीं आ रहे थे क्योंकि अवरोध हो चुका था। लेकिन निराम कंडीशन में जो आम है उनका पाचन होने के कारण जो शाखा और कोष्ठ है उनके जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं रहते, जिसके कारण क्या बोला गया है कि जो अनुवृद्ध दोष है वो कोष्ठ में आ जाएंगे। अब बोला गया है कि पश्चिमान अवस्था में लंघन से लक्षणों में उपसय प्राप्त होने से अथवा 7 दिन की काला अवधि व्यतीत होने पर ज्वर को निराम अवस्था प्राप्त होती है। मतलब कि पश्चिमान अवस्था जो है उसमें 7 दिन हो जाए तो उसके बाद ज्वर को क्या होता है, निराम अवस्था प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप, मतलब कब पता चलेगा कि व्यक्ति के ज्वर जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद कर लेना है, ठीक है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है पूरे ज्वर प्रकरण में, एक तो ज्वर का संप्राप्ति जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसके बाद ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप और ज्वर मुक्ति के लक्षण, ये सारी चीजें तो इनके श्लोक आपको जरूर से ही करने हैं। तो क्या आता है इसमें, दाह स्वेदो भ्रम तृष्णा कंप विड अभिसंज्ञता कुंजनम च आस्वेगंध्यम आकृति ज्वर मोक्षण है। मतलब क्या बोला गया कि सर्वांग दाह रहेगा, श्वेत की प्रवृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी, भ्रम रहेगा, कंप रहेगा, तृष्णा रहेगी और मल मूत्र प्रवृत्त हो रहे होंगे अच्छे से, कंठ में कुंजन रहेगा और मुख दौर्गंधे। ये जब लक्षण उत्पन्न होते तो ये ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम लोग ज्वर मुक्ति के लक्षण की बात करेंगे, कब पता चल जाएगा कि व्यक्ति ज्वर से मुक्त है, मतलब उसको ज्वर ग्रसित नहीं है। तो बोला गया है कि लघुत्वम शिरसः स्वेदो मुख पांडु पाकी च स्वयथुश्च अन्नकांक्षाः च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम। मतलब सबसे पहले क्या होगा, शरीर में लाघवता आ जाएगी, साथ ही साथ क्लम मोह एवं संताप नष्ट हो जाएगा, मुख पाक उत्पन्न हो जाएगा और साथ ही साथ कर्ण सौष्ठव मतलब कि इंद्रिय जो होगी विमल हो जाएंगे। मतलब कि इंद्रिय क्या करने लगेगी, पहले क्या होता है कि ज्वर में कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि इंद्रिय उतने अच्छे से नहीं रहते, इंद्रिय में संतप्तता आ जाती है। लेकिन जैसे ही ज्वर मुक्त हो जाएगा तो सभी इंद्रिय क्या करती है, अपने विषयों को ग्रहण करने लगती हैं। उसके बाद अव्यथतम मतलब कि शरीर और मानसिक जो वेदनाएं होती है वो नष्ट हो जाएंगी और स्वेद अवरोध नष्ट हो जाएगा और स्वेद की प्रवृत्ति हो जाएगी और साथ ही साथ सौथो एवं शिरः कंडु, ये लक्षण ज्वर नष्ट होने के बाद निर्माण होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण जब व्यक्ति में मिले तो हमें क्या समझना चाहिए कि व्यक्ति ज्वर मुक्त हो चुका है। तो ये श्लोक आपको इंपॉर्टेंट करके जाना है। लघुत्वम शिरसा मतलब पूरे शरीर में और सिर में लघुता आ जाएगी, स्वेदो स्वेद की प्रवृत्ति होने लगेगी, मुखम पांडु अपाकीच मुख में पांडुता आ जाएगी, मुख में पाक हो जाएगा, शवतु अन्न आकांक्षा मतलब कि अन्न खाने की इच्छा आने लगेगी, सौथु होने लगेगा। ऐसे कंडीशन में पता चल जाता है कि वो व्यक्ति ज्वर से मुक्त हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमें टोटल देखने को मिलते हैं विद इन द होल ज्वर प्रकरण। तो ज्वर प्रकरण में आपको हर एक चीज करके जानी है क्योंकि 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे इजिली बनाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल 80 मार्क्स 100 मार्क्स में से तो सबसे पहले है ज्वर होता क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसके प्रकार क्या है, पर्याय क्या है, ज्वर की संप्राप्ति, ज्वर के निदान, ज्वर के पूर्व रूप, ज्वर के रूप और ज्वर के पूर्व रूप, मुक्ति के पूर्व रूप और ज्वर मुक्ति के लक्षण। ये इतने चीजों के श्लोक कम से कम अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो सबसे मेन क्या है, ज्वर की संप्राप्ति और ज्वर मुक्ति के लक्षण, ये 2 चीज के श्लोक तो आपको आने ही चाहिए। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू तो ज्वर क्लियर हो गई होंगे। हम लोग ने टोटल 5 वीडियोस इस पे देख लिए ज्वर पे, जिसमें ज्वर रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग ने देख लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आप रहता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर व्याधि से रिलेटेड बीएमएस का 2nd 3rd ईयर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।